Okay, today I'm going to discuss about the software architecture patterns. Okay. मैंने अभी बताया था कि आप लोगों को कि पैटर्न बेसिकली क्या होता है. इट्स अ वे टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर. ठीक है. एज वी नो दैट आर्किटेक्चर इज अ बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है. जैसे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर पहले बनाया जाता है, उसके बाद ही उसे डेवलप किया जाता है. तो बात आती है कि उस आर्किटेक्चर को अपन कैसे बनाएंगे. तो पैटर्न्स के थ्रू अपन एक पैटर्न एक वे बताता है कि किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं. ठीक है. हर एक आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स यूज होते हैं. ठीक है. तो उन पैटर्न्स को बनाने के लिए बेसिक जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ दी जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके होते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, then the connectors, and then your constants and the system models. ठीक है. तो मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होती हैं, और बहुत सारी एक जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो एक क्लास के थ्रू पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो. तो वैसे ही उन क्लासेस के बीच में या उन फंक्शनैलिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उसके लिए कनेक्टर्स यूज होते हैं. कनेक्टर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं. मैसेज पासिंग, जैसे आपने कोई फंक्शन कॉल किया और पैरामीटर पास किया, तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कोई भी अपन ने पैरामीटर्स पास कर दिए. ठीक है. तो उनके बीच में जो पासिंग हो रही है वो क्या कहलाता है. कनेक्टर्स. कनेक्टर्स बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं. कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशंस अमंग दी कंपोनेंट्स. ठीक है. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है कि वो सिस्टम बन पाए. और मॉडल्स की हेल्प से ही अपन किसी हेल्प से अपन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सिस्टम्स की प्रॉपर्टी समझ के. ठीक है. तो ये कहलाता है आपके सेमेंटिक मॉडल. ठीक है. आप आर्किटेक्चर पैटर्न बनाएं, आर्किटेक्चर स्टाइल्स होती हैं, वो अपन नेक्स्ट यूनिट में आपका आर्किटेक्चर स्टाइल्स. तो तब मैं डिफरेंस बताऊंगी कि पैटर्न और आर्किटेक्चर स्टाइल में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. तो उन दोनों में बेसिक एलिमेंट्स यही यूज होते हैं. आपके कंपोनेंट्स जो कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कनेक्टर जो कि उन कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशंस परफॉर्म करते हैं, और कॉन्स्टेंट्स वो कि किस तरीके से एक कंपोनेंट्स को दूसरे से इंटीग्रेट करना है. तो कॉन्स्टेंट्स, रूल्स, प्रोटोकॉल्स, कौन सी चीज़ें होंगी जिसकी हेल्प से अपन उनको इंटीग्रेट करेंगे. और सेमेंटिक मॉडल की हेल्प से अपन डिज़ाइनिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब कि आर्किटेक्चर के बाद अपन डिज़ाइनिंग करके कैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि आर्किटेक्चरल पैटर्न्स आर दी वे, मतलब एक तरीके का वे बताता है कि किस भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है, तरीका क्या है. ठीक है. कि अपन उसको उस टाइप की यदि सिमिलर एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको अपन रीयूज कर पाए. ठीक है. The architecture patterns are the way of capturing the proven and designed structures so that can be reused. The software architect have been looking for the ways to capture and reuse the architecture knowledge that proven successfully in the past. ठीक है. तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर पैटर्न्स यूज होते हैं. ठीक है. अपन वही आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और किस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. ठीक है. ये एक जनरलाइज्ड एप्लीकेशन है कि एक तरीके से रीयूजेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो भी कॉमन अक्रेंट प्रॉब्लम्स आती हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में. ठीक है. तो जो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है लेयर्ड पैटर्न, क्लास क्लाइंट सर्वर पैटर्न, मास्टर स्लेव, पाइप फिल्टर, ब्रोकर, पीयर टू पीयर, इवेंट बस, मॉडल व्यू, ब्लैक बोर्ड एंड दी इंटरप्रेटर पैटर्न्स. ठीक है. अब जैसे कि लेयर्ड पैटर्न है, तो ऑब्वियसली लेयर्ड का मतलब ही समझ में आ गया कि जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो लेयर के फॉर्म में होगी. लेयर आर्किटेक्चर का मतलब ही क्या होता है कि जो हायर लेवल वाली ये जो लेयर है अपना काम तब परफॉर्म किसकी हेल्प से करती है, जो ये इसके जस्ट नीचे वाली लेयर उसको सर्विस प्रोवाइड करती है. ठीक है. जैसे आप लोगों ने टीसीपी में भी पढ़ा है,
ठीक है। TCP IP मॉडल में पढ़ा है कि प्रेजेंटेशन लेयर, देन द एप्लीकेशन आपका लेयर रहता है। ये सारी मतलब एप्लीकेशन इनके बेसिस पे फंक्शनैलिटी, मतलब कि लोअर लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी जस्ट अपर लेयर को, ठीक है। तो इसमें लेयर टू लेयर तो कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इस लेयर पे जितने भी कंपोनेंट, क्योंकि एक लेयर का दूसरे लेयर से इंटरकनेक्शन रहता है पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ये लेयर की खुद की फंक्शनैलिटी होगी, इस लेयर की दूसरे की खुद की फंक्शनैलिटी होगी, इसकी इस लेयर की खुद की फंक्शनैलिटी होगी। तो इस लेयर आर्किटेक्चर पैटर्न में अपन क्या करते हैं कि सारे कंपोनेंट्स को लेयर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं हॉरिजेंटली, और सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। फंक्शंस जो भी होते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंटेशन सपोज करो ये लेयर है, इसका काम क्या है, जितने भी यूज़र इंटरफेसेस हैं वो अपन इसमें परफॉर्म करेंगे, ब्राउज़र आर्किटेक्चर वो अपन इस लेयर पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस लेयर एक है, ठीक है। तो उसका काम जो भी रिक्वेस्टेस आ रही है उनको जो भी बिजनेस रूल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स एग्जीक्यूट करने, प्रोटोकॉल्स एग्जीक्यूट करने, वो बिजनेस लेयर का काम रहेगा, ठीक है। तो यही अभी मैंने भी बताया कि सारे कंपोनेंट्स को अपन हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड रहता है। मतलब ये बेसिकली आप लोगों से कोई पूछे कि लेयर्ड पैटर्न कहाँ यूज़ होती है, तो जितनी भी जनरल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनी है या ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन, वहाँ पर जो आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ होता है, आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं या वेब एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पर अपन कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ करते हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने एग्जांपल जो बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑल यूजर इंटरफेसेस and the browser communication logic, whereas business layer would be responsible for executing the specific business rule associated with the request, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक लेयर की खुद का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जैसे कि यूज़र इंटरफेस सर्विसेज, बेसिकली जितनी भी एप्लीकेशंस बनाते हैं यूजुअली उसमें 4 लेयर्स ही होती हैं, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो इनके बेसिस पर ही अपन उसका आर्किटेक्चर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप और आपके जितनी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनती है यूजुअली दे आर फॉलोइंग दी लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा पैटर्न, मास्टर स्लेव पैटर्न, ठीक है। मास्टर स्लेव पैटर्न मतलब कि एक कंपोनेंट मास्टर की तरह बिहेव करता है और उसके अंदर जितने भी काम करते हैं स्लेव, वो बेसिकली मास्टर का काम क्या रहता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसके अंडर में जितने भी स्लेव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उन स्लेव कंपोनेंट्स जो भी वो ऑपरेशन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं उन पूरा ओवरऑल जो रिजल्ट कंप्यूट करता है, कब, जब वो स्लेव सारे अपना रिजल्ट उसको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात की जाए ये आर्किटेक्चर जितने भी आपके डेटाबेस एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक स्लेव्स एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, ठीक है। स्लेव डेटाबेस रहते हैं जिनका सिंक्रोनाइजेशन करना होता है उसके मास्टर के अकॉर्डिंग। तो जो भी कंप्यूटेशन ओवरऑल कौन करता है वहाँ पर मास्टर डेटाबेस करता है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे कि आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पर भी एक मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। तो जैसे पेरिफेरल मैंने अभी बताया, जैसे कि पेरिफेरल कनेक्टेड टू द बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम्स, वहाँ पर मास्टर स्लेव ड्राइव्स यूज होते हैं। तो इस मास्टर स्लेव पैटर्न में हमेशा क्या होता है, एक कंपोनेंट मास्टर की तरह काम करता है और दूसरा जितने और रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो स्लेव की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो उस मास्टर का काम ही क्या होता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो पूरा फाइनल रिजल्ट कब कंप्यूट करता है, मैंने अभी बताया, जो स्लेव्स सारे स्लेव्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जहाँ आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, डेटाबेस्ड एप्लीकेशंस में,
पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड होते हैं बस में, वहाँ पर ये मास्टर स्लेव पैटर्न यूज होता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जितने भी आर्किटेक्चर पैटर्न्स बनते हैं वो एक नहीं बने हुए, हर एक एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग पैटर्न्स डिफाइन किए गए हैं। वेब एप्लीकेशन होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज होगा। ठीक है, यदि डेटाबेस के से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी तो वहाँ पर मास्टर स्लेव पैटर्न का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो वो भी आपको जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर एक मास्टर होना चाहिए और यहाँ पर एक स्लेव, इतने स्लेव्स होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप फिर उसका डिज़ाइनिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है पाइप एंड फिल्टर। पाइप फिल्टर मतलब जब आपने एक इनपुट दिया तो डायरेक्टली आउटपुट नहीं प्रोड्यूस, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल लें कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या होता है, ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है। कंपाइलर मतलब हायर लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपने प्रोग्राम लिखा, कंपाइल किया और उसने जल्दी से कोड जनरेट, नहीं, बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने शायद कंपाइलर सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है क्या, कंपाइलर कि नहीं? कंपाइलर सब्जेक्ट लास्ट टाइम में पढ़ा था कि नहीं? हेलो, यस मैम। पढ़ा था ना? हेलो हेलो, मैम पढ़ा था। हाँ, तो उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, कोई मुझे बताएगा? लेक्सिकल एनालिसिस होता है, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट, कोड जनरेशन। ठीक है, तो देखो कहने का क्या मतलब है कि कंपाइलर ने सीधा हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया मशीन लेवल कोड में। ठीक है, उसके लिए उसने बहुत सारी प्रोसेसिंग स्टेप्स अंदर परफॉर्म करी, मतलब कि यहाँ पर ये जो फिल्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे जो इनपुट, सपोज यहाँ पर हाई लेवल पाइप, ये क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जिसको अपन इसको प्रोसेसिंग, जैसे हायर लेवल लैंग्वेज यहाँ पर गई, जो भी आपने सोर्स कोड लिखा तो ये पहले पाइप से गई। ठीक है, फिर जैसे ही आपने कंपाइल किया था तो यहाँ से ये पूरा सोर्स कोड एक फिल्टर के पास गया। फिल्टर यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आता है, जैसे कंपाइलर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा लेक्सिकल एनालिसिस, तो ये पूरे कोड को स्कैनिंग करता है। ठीक है, फिर जो जो स्कैन करने के बाद फिर उसका एक सिंटेक्स, फिर से वो एक स्कैन कर दिया, उसके कीवर्ड्स जनरेट कर देता है, फिर उसके बेसिस पे सिंटेक्स ट्री बनता है, मतलब पार्सिंग होती है। ठीक है, पार्सिंग होने के बाद फिर यदि आपका देखो एरर होता है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जब आपके पास एक साथ यदि बहुत सारा प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ डेटा अपन को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर अपन क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं अपन, पाइप फिल्टर पैटर्न का। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपन को बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ डेटा, मतलब कॉन्फिडेंसली बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी पड़ रही हैं, तो वहाँ पर अपन क्या यूज़ करते हैं, पाइप फिल्टर पैटर्न को। ठीक है, तो आप इसको कंपाइलर से ही समझ लो कि यहाँ से सोर्स कोड गया, फिर सबसे पहले कंपाइल जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर एक लेक्सिकल एनालिसिस होता है। लेक्सिकल एनालिसिस का काम क्या रहता है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करना। ठीक है, फिर उसके बेसिस पर एक सिंटेक्स ट्री बनाता है, मतलब पार्सिंग करने के लिए। वो काय के लिए करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। ठीक है, तो यदि सही होता है, मतलब क्योंकि टीओसी में भी पढ़ा है कि जो भी अपन प्रोग्राम बनाते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भेजी जाती है और फिर चेक की जाती है एक्सेप्ट हो रही कि नहीं। जिस मशीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, जिसने नहीं किया वो मतलब नहीं हुई स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर्स के लिए मतलब कंसेक्यूटिव फिल्टर्स दिए गए हैं, एक फिल्टर दूसरा फिल्टर, यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस आया,
फिर उसके बेसिस पे उसकी सिंटेक्स ट्री बना, फिर जाकर वो कोड जनरेशन होकर मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पर इस टाइप का आपका आर्किटेक्चर है तो उसके लिए कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, पाइप एंड फिल्टर पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न कैन बी यूज टू स्ट्रक्ट द सिस्टम विच प्रोड्यूस द एंड प्रोसेस द स्ट्रीम ऑफ द डेटा. Each processing step is enclosed within the filter components and data to be processed is passed through the pipes, and these pipes can be used for buffering and the synchronization purpose. ठीक है, मतलब यहाँ तक जब तक स्कैनिंग नहीं होगी तब तक अपन इस पर काम नहीं करेंगे। तो एक काम करने के लिए आपको मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ रही, तो वहाँ पर अपन पाइप फिल्टर पैटर्न यूज। तो यूजुअली जितने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में वर्क फ्लो होता है तो वहाँ पर कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करते हैं, पाइप, और जो कंपाइलर्स बनते हैं ये सारे पर अपन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, आर्किटेक्ट पाइप एंड फिल्टर पैटर्न्स। ठीक है, दूसरा पैटर्न यूज कौन सा होता है आपका, ब्रोकर पैटर्न। ब्रोकर पैटर्न मतलब कि देखो मैंने यही बताया कि ये पैटर्न क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को आर्किटेक्चर बनाना है। तो इस पैटर्न में अब आर्किटेक्चर तो बोल दिया तो भाई कैसे बनेगा, तो ये डिफाइन किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हर एक आर्किटेक्चर एप्लीकेशन के लिए। हर एक एप्लीकेशन के लिए जो अपन आर्किटेक्चर बनाते हैं तो एक फिक्स नहीं है। जैसे आपको पता है कि घर, जैसे आप टेम्पल का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो अलग रहता है, घर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग रहता है, स्कूल का अलग रहता है, इंडिपेंडेंट जो बंगलोज फ्लैट्स होते हैं उनका सेम सबका एक पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, टेम्पल में ऊपर से मतलब कि पिरामिड की तरह सा होना चाहिए, इस टाइप से होता है। तो उसको स्ट्रक्चर उसका बनाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट द पैटर्न्स विल बी यूज्ड और विल बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अब ब्रोकर पैटर्न में क्या होता है, एक क्लाइंट कंपोनेंट होता है और बहुत सारे, अब ये एक स्ट्रक्चर बना है। अब जरूरी नहीं है क्लाइंट कंपोनेंट इधर लिखा है तो सिर्फ एक ही क्लाइंट होगा, मतलब समझो कि इधर बहुत सारे क्लाइंट, मतलब एक जनरलाइज फॉर्म में अपन बता रहे हैं कि एक यहाँ पर क्लाइंट्स जितने भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ सर्वर्स होंगे और बीच में कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने के लिए ब्रोकर होगा। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी सर्वर्स होते हैं ना अपनी सर्विस और कैपेबिलिटीज कहाँ पर पब्लिश करते हैं, इस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्लाइंट एंड सर्वर डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते, बीच में एक ब्रोकर होता है। ठीक है, ब्रोकर की हेल्प से यदि उसको क्लाइंट को कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट करनी है चाहिए तो वो ब्रोकर से रिक्वेस्ट करेगा, और जो भी उसने रिक्वेस्ट की है जितने भी सर्वर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, अपनी सर्विस और कैपेबिलिटी इस ब्रोकर के पास भेज देंगे, और क्लाइंट्स को क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है तो ब्रोकर उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज सर्वर ने भेजी है वो उसको रिटर्न करके भेजेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर का बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जितने भी आपके अपाची या जेबॉस मैसेजिंग होती है या भी आप लोग अभी यूज़ नहीं करते हो, पर इन केस कंपनीज में आपको इन पैटर्न्स पर काम करना ज़रूरी पड़ सकता है, तो यू शुड हैव द नॉलेज। ठीक है, क्योंकि अपने इधर वो नहीं है कि सारे चीज़ें लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है नहीं कि जिसके बेसिस पे अपन पूरा डिज़ाइनिंग और कोडिंग पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दें। ठीक है, जो ओपन सोर्सेस है उसमें भी लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ब्रोकर पैटर्न्स में बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक ब्रोकर कंपोनेंट मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, अभी मैंने बताया कि सर्वर पब्लिश देयर कैपेबिलिटी सर्विसेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ब्रोकर and client requests the services from the broker and broker then redirect the clients to the suitable services from। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सॉरी, जैसे कि सपोज करो आपका देखो ब्रोकर इधर सपोज करो एक अमेजोन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें क्लाइंट्स कितने भी हो सकते हैं, उनको सपोज करो आप वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, मतलब वहाँ पर समझो कंपनीज क्या है, सर्वर्स है, उन्होंने अपनी सर्विसेज बता दी
उनके उनके सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने इस ब्रोकर के पास भेज दिए, ठीक है। अपनी सारी सर्विसेज और जो भी कैपेबिलिटीज़ है उन्होंने यहाँ पर पब्लिश कर दी, ठीक है। तो क्लाइंट डायरेक्टली उस सर्वर से नहीं रिक्वेस्ट कर रहा, एक ब्रोकर की हेल्प से क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, एक ब्रोकर है जो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके उसको रिटर्न कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर अमेज़ॉन समझ लो, ठीक है। तो अमेज़ॉन पे सिर्फ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसका टाइप बहुत सारे अलग अलग कंपनीज से हैं। तो इस टाइप के पैटर्न्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोकर पैटर्न, जहाँ पर एक क्लाइंट्स होंगे, सर्वर्स होंगे और एक बीच में इंटरमीडिएट ब्रोकर टाइप का वे यहाँ रहेगा जिसके थ्रू क्लाइंट्स एंड सर्वर्स अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, सर्विसेज एंड द रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस टाइप के पैटर्न यूजुअली जो ये सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ये यूजुअली आप लोग नहीं हो, तो मैसेज ब्रोकर सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जहाँ पर ये ब्रोकर पैटर्न का यूज़ होता है, ठीक है। एक पैटर्न कौन सा होता है, पीयर टू पीयर। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक टर्मिनल, जैसे 2-3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, लैपटॉप्स हुए या आपके मोबाइल फ़ोन्स हुए, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे किसी की रिक्वेस्ट गई, ठीक है, वो एज अ क्लाइंट की तरह उस टाइम काम करेगा और दूसरा सर्वर, यदि उसकी रिक्वेस्ट वो होगी तो वो उसको फुलफिल कर देगा। यदि इसने इस वाले ने रिक्वेस्ट भेजी, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, दोनों कंपोनेंट एक साथ नहीं, यदि ये क्लाइंट है तो उस टाइम वो सर्वर नहीं बन सकता, यदि ये सर्वर है तो ये क्लाइंट नहीं बन सकता। रोल दोनों प्ले कर सकते हैं एज ए क्लाइंट। यदि इसने इस कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को रिक्वेस्ट भेजी तो वो क्लाइंट की तरह काम करेगा, और यदि इसने रिक्वेस्ट भेजी तो ये अब क्लाइंट हो जाएगा और अब ये सर्वर हो जाएगा। तो पीयर टू पीयर मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पीयर में तो आमने सामने डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो, जहाँ पर जैसे अभी ब्रोकर था ना, इसमें ब्रोकर नहीं हुआ, दो कंपोनेंट्स के बीच में यदि डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है दूसरे को, तो उस टाइम पर जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो क्लाइंट हो जाएगा, उस टाइम क्लाइंट का रोल प्ले का, और जिसने उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करा तो वो सर्वर की तरह वो काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइप को पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर पैटर्न। इन दिस पैटर्न individual components are known as the peers, and peers may perform the function both as a client requesting the services from the other peers and as the server providing the services to the other peers. Peer may act as a client or as a server or as a both. It can change its role by the dynamic, ठीक है। तो जितने भी फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं तो वहाँ पर पीयर टू पीयर पैटर्न का यूज होता है, ठीक है। क्योंकि फाइल शेयर यदि नेटवर्क में है तो जिसने शेयर करी फाइल को तो उस टाइम वो क्लाइंट हो जाएगा, जिसको भी करी वो एज ए सर्वर की तरह काम करेगा। तो इस टाइप के पैटर्न्स कहाँ यूज होते हैं, जितने मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल्स होते हैं, फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स जहाँ यूज होते हैं, वहाँ पर पीयर टू पीयर पैटर्न का यूज होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को मतलब इन सारी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए ये पैटर्न का अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इससे रिलेटेड, क्योंकि पैटर्न्स का मैं बाबा बता रही हूँ कि रीयूज कर पाए, इससे रिलेटेड यदि आपको कोई और एप्लीकेशन हो तो इनमें से आप कौन से पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। इवेंट बस पैटर्न, इवेंट बस में क्या होता है, इस पैटर्न में आपके एक इवेंट सोर्स होता है, एक लिसनर होता है और चैनल्स होते हैं, और बस, बस मतलब कि जो कि कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रही है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की बात हो रही है, जो आप लोगों के पास सॉरी नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूट्यूब का ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सपोज करो यूट्यूब चैनल जिसका है वो एक सोर्स है, उसने एक इवेंट फायर किया, मतलब कि अपन जब भी सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जैसे ही कुछ भी नया अपडेट्स आता है तो अपन को नोटिफिकेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वहाँ पर किस टाइप का पैटर्न यूज होता है, इवेंट बस पैटर्न का यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए कौन सा पैटर्न यूज होता है, आपका इवेंट बस पैटर्न का यूज होता है। मतलब कि जैसे यूट्यूब का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो मतलब इवेंट मतलब सोर्स जो भी था, जिसका खुद का चैनल था यूट्यूब पर, उसने एक इवेंट
मतलब एग्जीक्यूट करा, सपोज करो कोई भी नया अपडेट्स डाला, ठीक है। तो लिसनर जो होते हैं, जैसे अपन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो सपोज करो जिसने भी जिसका वो चैनल था, यदि वो कुछ भी अपडेट्स डालता है तो अपन को नोटिफिकेशन मिलता है कि नहीं, तो किस चैनल के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बस पैटर्न। तो यूजुअली ये सारे नोटिफिकेशन सर्विसेज के लिए अपन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, इवेंट बस पैटर्न, ठीक है। मैंने से बताया कि ये पैटर्न डील करता है इवेंट्स के बेसिस पर, और इसमें 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, इवेंट सोर्स, इवेंट लिसनर, चैनल एंड इवेंट बस, ठीक है। तो सोर्स ने भी क्या किया, पब्लिश करा मैसेज टू द पर्टिकुलर चैनल ऑन ए इवेंट बस। तो लिसनर सब्सक्राइब करा हुआ है यदि उस चैनल को, तो लिसनर्स आर नोटिफाइड ऑफ द मैसेज दैट आर पब्लिश टू द चैनल टू विच दे हैव सब्सक्राइब बिफोर, ठीक है। तो जितनी भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट्स हुए जो इवेंट से रिलेटेड हो, यदि कोई इवेंट फायर हो तभी वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए अपन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, इवेंट बस पैटर्न। मतलब उधर 4 मेन कंपोनेंट्स होंगे यदि आप इस टाइप की एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ठीक है। एक होता है पैटर्न एमवीसी पैटर्न। एमवीसी पैटर्न मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न। इसमें जो भी आपका एप्लीकेशन बनेगा वो उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा व्यू कंपोनेंट, एक होगा कंट्रोलर, एक होगा मॉडल। मॉडल में मतलब मॉडल की हेल्प से अपन उस सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी और डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। व्यू एक जो कंपोनेंट होगा उसमें यूज़र को सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी यूज़र ने इंफॉर्मेशन भेजी है उसके बीच में वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करेगा। तो ये इस टाइप की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि डीजेंगो आपने यूज़ किया है वेब फ्रेम एप्लीकेशंस बनाने के लिए, तो जब भी वेब फ्रेम एप्लीकेशन आपको बनानी है तो यू हैव टू फॉलो दी मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के मतलब एमवीसी जो पैटर्न बोल रहे हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, एक मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल मैंने भी बताया कि फंक्शनैलिटी, उसकी कोर फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी होगी। डिस्प्ले, सारी इंफॉर्मेशन यूज़र को दिखाएगा कि डिस्प्ले करेगा व्यू में। और कंट्रोलर ऑब्वियसली जो भी इनपुट्स आ रहा है यूज़र को उसको कोऑर्डिनेट और मैनेज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जो भी आप वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस बनाते हो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसके आर्किटेक्चर को बनाने के लिए यू आर यूजिंग द मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न। एंड वेब फ्रेमवर्क्स के लिए भी अपन मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और लास्ट पैटर्न रहता है आपका ब्लैक बोर्ड पैटर्न। देखो ब्लैक बोर्ड पैटर्न का बात करें तो जितने भी स्पीच रिकग्नाइजेशन हुआ या व्हीकल आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग हुआ, तो इस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए जो अपन आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्चर पैटर्न बनाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पैटर्न, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पैटर्न में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पैटर्न जैसे कि बात हो रही है, ब्लैक बोर्ड पैटर्न को यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन नहीं मिलते। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा मुझे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, कोई भी नहीं। देखो डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, जहाँ पर यदि इनपुट दिया है तो डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, तो दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन, कुछ इनपुट पर आउटपुट जरूर मिलेगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ज़रूरी नहीं है कि इनपुट दिया है तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, और आउटपुट मिलेगा ही तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली आउटपुट में, अप्रॉक्सीमेटेड आउटपुट मिलेगा, और हो भी सकता है आउटपुट ना भी मिले। तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर अपन को सोल्यूशंस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में मिलेंगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए अपन कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पैटर्न। तो ब्लैक बोर्ड पैटर्न में
तीन कंपोनेंट्स यूज होते हैं, एक होता है ब्लैक बोर्ड, एक होता है नॉलेज सोर्स, और एक होता है आपका कंट्रोल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स ब्लैक बोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स को अपन कहाँ, देखो अब मुझे ऑब्वियसली अपन ने बोला है कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ऑब्वियसली अब मुझे किसी की स्पीच रिकॉग्नाइज करनी है तो पहले मुझे उसकी आवाज़ मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगी ना। तो वो सारी स्पीचेस जो होंगी वो आपकी कहाँ पर स्टोर्ड होंगी, मतलब एक्सेस कर पाएंगे अपन ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, और जितने भी मॉड्यूल्स होंगे मतलब स्पीचेस होंगे उनका खुद का एक रिप्रेजेंटेशंस होंगे सारे मॉड्यूल्स का, और कौन सा मॉड्यूल किस टाइम पर एग्जीक्यूट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए यूज होता है कंट्रोल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की हेल्प से अपन डेटा ऑब्जेक्ट्स को स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी, ऑब्वियसली मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग स्पीचेस होंगी और उसके पैटर्न को मैं रिकॉग्नाइज करूंगी किसके थ्रू, बाय मेरे पास जो नॉलेज सोर्स होगा। बहुत सारा नॉलेज सोर्स है जिसके हेल्प से मैं आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ कि ये किसकी आवाज़ है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि हर एक मॉड्यूल का खुद का ओन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नॉलेज कहाँ, सोर्स कहाँ से। तो सोर्स जो नॉलेज की होगी वो वहाँ पर अपन जो भी अपन को आइडेंटिफाई करना होगा वो अपन नॉलेज सोर्स की हेल्प से कर पाएंगे किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज और मैच करने के लिए। ठीक है, तो यही है कि ऑल द कंपोनेंट्स हैव एक्सेस टू द ब्लैक बोर्ड एंड कंपोनेंट में प्रोड्यूस अ न्यू डेटा ऑब्जेक्ट दैट आर एडेड टू द ब्लैक बोर्ड। Components look for the particular kinds of data on the blackboard and may find these by pattern matching with the existing source। ठीक है, यहाँ सॉरी, देखो यही हुआ कि ब्लैक बोर्ड पे सारे जैसे ही एक नया बंदा आया उसकी आवाज़ को अपन को ऐड करना है तो अपन कहाँ करते जाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे। और नॉलेज सोर्स मतलब वहाँ पर सबकी अपडेट करते जाएंगे। जैसे ही आया इस ब्लैक बोर्ड की हेल्प से नया ऑब्जेक्ट आया, अपन ने ऐड किया, मतलब सपोज करो एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पर एक क्लास है, सॉल्यूशंस में इसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं और ये फंक्शंस है। जैसे एक नया ऑब्जेक्ट आया तो उसको अपन ने इस फंक्शन की हेल्प से ऐड करा, तो वो कहाँ जाकर ऐड हो गया, अपडेट हो गया आपके अपडेट द ब्लैक बोर्ड। इसमें अपन ने फंक्शन परफॉर्म किया नॉलेज सोर्स में कि नॉलेज सोर्स में जितने भी मॉड्यूल्स होते जाएंगे वहाँ पर वो स्टोर करता जाएगा। ठीक है, कौन से फंक्शन की हेल्प से, जो कि ब्लैक बोर्ड में फंक्शन डिफाइन किया है। मैंने बोला कि मुझे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करनी है। ठीक है, तो जितने नए नए लोग आते जा रहे हैं और मैंने ऐसा मॉड्यूल बनाया कि इसके हेल्प से मैं स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाया है कि जैसे ही कोई नया बंदा आया उसकी मुझे स्पीच को ऐड करना है। ठीक है, तो वो मैं इस ब्लैक बोर्ड में ऐड करके, और नॉलेज सोर्स है मैं अपने डेटाबेस में उसको स्टोर करवा के रखूँगी। और यदि कभी भी मुझे उसको मैच करवाना है तो मेरा जो नॉलेज सोर्स है जहाँ पर मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है मैं उससे मैच करके आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि ये किस बंदे का स्पीच है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स परफॉर्म करेगी, ये सिलेक्शन के लिए कंट्रोल जो आपका रहेगा कंपोनेंट्स, वो उसका काम क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को सिलेक्ट और कॉन्फ़िगर करना। तो दिस इज द ब्लैक बोर्ड पैटर्न। ठीक है, आ गया सबको समझ में, इतना आया कि नहीं? ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स। लेयर, क्लाइंट सर्वर। देखो लेयर्ड मतलब जहाँ पर वेब एप्लीकेशंस यूज होती हो, आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो लेयर के फॉर्म में हो, और क्योंकि अपन एक साथ सारे फंक्शनैलिटीज़ को नहीं करते, हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जाकर डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर लेयर्ड आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर मतलब जहाँ पर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं इस टाइप की यदि सेट ऑफ सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी तो आई विल यूज़ अ क्लाइंट सर्वर। मास्टर स्लेव्स मीन्स जहाँ पर एक काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, डिफरेंट स्लेव्स हैं क्योंकि स्लेव ज़रूरी नहीं है कि सामने ही हो, स्लेव्स कहीं पर भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड हो सकते हैं, कोई कॉमनली शेयर डेटा नहीं कर रहे हैं कि एक क्लाइंट मशीन से वो कॉमनली उसी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं खुद की
मेमोरी भी उनके पास शेयर्ड मेमोरी नहीं होगा या कोई शेयर्ड वे नहीं होगा, ठीक है, आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर स्लेव का यूज़ करते हैं। पाइप फिल्टर्स मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर कॉन्करेंसी प्रोसेसिंग हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें अपन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अपन ने कंपाइलर का एग्ज़ाम लिया था, ठीक है। तो एक साथ यदि फिर बहुत सारे कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक टास्क को एक स्ट्रीम ऑफ के फॉर्म में, कंपाइलर से हाई हाई लेवल को लो लेवल, मतलब एक काम नहीं किया उसने, लेक्सिकल एनालिसिस किया, फिर पार्सिंग करी, फिर सेमेंटिक कोड जनरेशन किया, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन किया, फाइनली जाकर कोड जनरेशन हुआ। तो ये पूरे इन प्रोसेसिंग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़े उसे, ठीक है। तो इन अ नेक्स्ट क्लास you all will read the advantages and disadvantages, ठीक है। I will ask in the next class, okay, so meeting is about to over। इतना समझ में आ गया सबको? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will share this PPT on the WhatsApp group, आप लोग प्लीज़ थोड़ा पढ़ लेना, Okay, ma'am. और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछूंगी।